दिस इज रुपेश कुमार एंड वेलकम यू ऑल इन दिस मैथमेटिकल फिजिक्स सॉल्यूशन सीरीज। सो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे आईटी जैम के 2005 से 2016 के मैथमेटिकल फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन आए गए थे उसको यहाँ पे हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो जैम 2011 का है और ये लेक्चर नंबर 3 है। तो समय न नष्ट करते हुए आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन इस सेशन का। ठीक है, तो इस लेक्चर में आप देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों जैम यानी आईटी जैम 2011 का है और ये क्वेश्चन आई थिंक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों, क्योंकि उस समय सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 10 या 15 मार्क्स में पूछे जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसको रीड करते हैं और फिर देखते हैं इसका आगे क्या आंसर होगा, कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कंसिडर ए वेक्टर ए इज इक्वल टू -4y(x²x) -3y² y। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है ए इज इक्वल टू -4y(x² -3y² y। अब आपको यहाँ में से क्या निकालना है आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए में जो है निकालना है कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल फ्रॉम पॉइंट पी टू ओ अलॉन्ग द पाथ पी टू क्यू एंड देन क्यू टू ओ एज शॉन इन फिगर। अपने को इस वेक्टर ए का लाइन इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, ए डॉट डी एल निकालना है, लेकिन फ्रॉम और कहाँ से कहाँ तक, पी से ओ तक वाया द पाथ पी टू क्यू एंड देन क्यू टू ओ एज शॉन इन फिगर। तो आइए देख लेते हैं फोटो को। सॉरी गाइज, यहाँ पे फिगर नहीं है, फिगर किसी कारणवश फिगर यहाँ पे ड्रॉ नहीं है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वेक्टर ए जो है ए डॉट डी एल निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले वेक्टर जो दिया हुआ है उसको डी एल चूँकि एक्स वाई प्लेन में है तो हम लोग यहाँ पे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप ले लेंगे। डी एल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और वेक्टर ए के साथ इसका अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कुछ इस तरह से देखिए आएगा, आई कैप के साथ जे कैप के साथ। तो अलॉन्ग पी क्यू हम लोग देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो अलॉन्ग द पाथ पी क्यू वाई इक्वल टू 1 है तो जो हो गया। ठीक है, अलॉन्ग द पाथ पी क्यू वाई इक्वल टू 1 है इक्वेशन। पी क्यू पाथ का इक्वेशन क्या है दोस्तों, वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से डी वाई कितना हो गया, 1 चूँकि कांस्टेंट है तो डी वाई इक्वल टू 0 हो गया डिफरेंशियल। अब ए डॉट डी एल निकालेंगे तो ये डी वाई 0 हो गया और ये वाई 1 है दोस्तों। तो बचा क्या, -4x² dx। और x का लिमिट जो है दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे डायग्राम नहीं, लेकिन डायग्राम में जो x का लिमिट था वो 0 से 1 था। ठीक है, तो -4x² dx और लिमिट है 0 से 1। अब देख सकते हैं यहाँ पे -4 को हमने बाहर में रखा और x² dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया दोस्तों, x³ 3 और लिमिट कितना है 0 से 1। ठीक है, नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1 रखेंगे एक बार लिमिट तो हो जाएगा 1/3 और 0 रखेंगे तो -0, तो 1/3 बाहर आ जाएगा और ऑलरेडी बाहर में -4 है तो -4 × 1/3 -4/3। तो अलॉन्ग पी क्यू ये कितना निकला, -4/3। दोस्तों अगर अलॉन्ग क्यू आर निकालेंगे तो आप देखिए अलॉन्ग द पाथ क्यू आर, तो जो पाथ क्यू आर है दोस्तों उसका जो इक्वेशन है वो क्या है, x इक्वल टू 1 है यानी डी एक्स इक्वल टू 0। तो आइए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x इक्वल टू 1 डी एक्स इक्वल टू 0। डी एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और x इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे तो कोई x का टर्म दिख नहीं रहा है। तो हमारा जो बचेगा ए डॉट डी एल सिर्फ कितना बचेगा, -3y² dy। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -3y² dy और जो लिमिट है दोस्तों कितना है, 1 से लेकर 0 तक। ठीक है, ये जो लिमिट है दोस्तों हमारा y का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिमिट था 1 से लेकर 0 इनिशियल टू फाइनल पॉइंट का। तो आप देख सकते हैं कि ये -3 को हम बाहर में रखे हुए हैं -3 और ये y² dy का हो जाएगा 1/y³ 3। तो देखिए 3 बाहर आ गया y³ और लिमिट चूँकि हम 1 से 0 का हम उल्टा कर दे रहे हैं, 0 से 1 कर दे रहे हैं तो एक माइनस बाहर आएगा और एक ऑलरेडी यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस देखिए प्लस हो गया। ठीक है, लिमिट चेंज किए तो माइनस माइनस क्या हो गया, देखिए साइन प्लस हो गया है, यहाँ वाला माइनस जो था वो गायब हो गया है। ठीक है, क्योंकि हम 1 से 0 जो लिमिट है उसको हम 0 से 1 कर रहे हैं। क्लियर है, ओके। सो फाइनली वैल्यू रख दीजिए तो ये सॉल्व करके 1 आ रहा है। तो अलॉन्ग द पाथ क्यू आर जो लाइन इंटीग्रल था वेक्टर ए का वो कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। क्लियर है, उसी तरह अगर अलॉन्ग आर ओ अगर आप निकालेंगे तो अलॉन्ग आर ओ जो पाथ आर ओ है दोस्तों उसका जो इक्वेशन है पाथ आर ओ का
वो कितना है y इक्वल टू 0। तो dy इक्वल टू भी 0 हो गया। तो y भी 0 और dy भी 0 अगर करेंगे तो आप यहाँ वेक्टर को देख लीजिए, a डॉट डी एल जो प्रोडक्ट आ रहा था, dy 0 तो ये पूरा टर्म खत्म और y 0 तो ये पूरा टर्म खत्म। तो लाइन इंटीग्रल a डॉट डी एल कितना हो जाएगा, पूरा a डॉट डी एल जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो इंटीग्रल है -4/3 + 1 + 0 यानी 1 - 4/3 यानी -1/3 यानी -0.33। तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू आया दोस्तों -1/3। तीनों को हम लोग जोड़ दिए अलॉन्ग तीनों पाथ, तो हम लोग P से चले थे और O पे पहुंच गए। ठीक है, भाया P to Q एंड देन Q to R एंड देन R to O। क्लियर है? ओके, सो ये पार्ट ए का हमारा आंसर हो गया। और पार्ट बी में क्या कह रहा है उसको आइए देख लेते हैं। पार्ट बी में कह रहा है यूजिंग स्टोक्स थ्योरम appropriately calculate a dot dl from the same path p to q, q to r and r to o। दोस्तों स्टोक्स थ्योरम को अगर आप यूज करेंगे तो स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है कि लाइन इंटीग्रल a डॉट डी एल इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए और ये डी एस। ठीक है, तो कर्ल ऑफ ए इंटू डी एस, तो आप यहाँ पे जो वेक्टर है इसका अगर कर लेंगे, ये लाइन और सरफेस इंटीग्रल में मतलब रिलेशन था स्टोक्स थ्योरम, तो आप देखिए पे जो वेक्टर ए दिया है इसका आप कर्ल निकालना चाहेंगे तो ये कितना होगा उसको देखिए। इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता देता हूँ। तो कर्ल ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आई कैप जे कैप के कैप लेना पड़ेगा, साथ में डो बाई डो एक्स और ये डो बाई डो वाई और ये डो बाई डो जेड। और जो आप वेक्टर ए है दोस्तों कितना है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो फिर सॉरी पूरा मिटाना पड़ा हमको, -4xy² और साथ में ये -3y² और ये y कैप है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे कर्ल ऑफ ए, तो ये कितना आने वाला मैं आपको बता देता हूँ। डो बाई डो वाई ऑफ जेड कंपोनेंट यानी 0 माइनस डो बाई डो जेड ऑफ दिस कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। ठीक है, सो डो बाई डो जेड ऑफ दिस कंपोनेंट, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स कंपोनेंट 0 होगा। वाई कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ आई जे के है और डो एक्स डो वाई है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा पूरा और ये ब्लॉक हो जाएगा। तो डो बाई डो एक्स ऑफ जेड कंपोनेंट 0 एंड डो बाई डो जेड ऑफ दिस कंपोनेंट, ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा सिर्फ जो हमारा लास्ट वाला कंपोनेंट है दैट इज डो बाई डो एक्स ऑफ दिस, तो 0 एंड डो बाई डो वाई ऑफ दिस, यानी कि बचेगा -4x²। है ठीक है, सो -4x² बचेगा। और कितना बचेगा दोस्तों, कर्ल ऑफ ए जो बचेगा वो -4x² बचेगा और डॉट एन कैप, तो P से Q जाना है दोस्तों, Q से R एंड देन R से O। तो जो क्लोज लूप होगा चूँकि XY प्लेन में है, तो इसका जो एन कैप होगा यूनिट वेक्टर दोस्तों वो किधर होगा आपका, ये के कैप है और वो यूनिट वेक्टर भी होगा अलॉन्ग के कैप, क्योंकि आप फिंगर कर्ल कर लेंगे तो जो सरफेस मिलेगा क्लोज लूप उसका एरिया का डायरेक्शन होगा के कैप। और साथ में dx, तो चूँकि के कैप है यूनिट वेक्टर एरिया का, तो dx dy उसका एलिमेंट्री एरिया हो जाएगा। के कैप 1 हो जाएगा और बचेगा -4x² dx dy। ठीक है, तो -4x² dx dy, तो अलग अलग इंटीग्रल लग जाएगा, इसमें dx लग जाएगा और इसमें dy लग जाएगा। तो dy का जो लिमिट है दोस्तों, हाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमारा जो x और y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो 1 से 0 और 0 से 1। तो इसको तो सॉल्व करके कुछ नहीं आने वाला है, 0 से 1 का -1 देगा और साथ में -4x², तो -4 और x² के x³ देगा। तो x³ अगर 1 से 0 से 1 करेंगे तो ये -4/3 देने वाला है। और फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको आना था जितना इसमें आ रहा था उतना ही, तो शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है। आंसर आना था दोस्तों, आंसर आना था -1/3, लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारा -4/3 स्टोक्स थ्योरम से। तो आई थिंक कि उसका सरफेस लेने में मिस्टेक हो रहा है,
तो मैं इसका जो पार्ट भी है मैं उसको प्रॉपरली यहाँ पे डालने से फिर से डालने की कोशिश करूँगा उस सेक्शन में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको सबसे लास्ट में जब सारे टॉपिक के लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वो IIT JAM 2010 का है। क्वेश्चन क्या है मैं रीड करता हूँ। ए वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय एफ ऑफ आर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स एक्स जे कैप माइनस वाई आई कैप फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर, दिस इज रीजन 1, एंड अगेन अल्फा आर नॉट स्क्वायर एक्स जे कैप माइनस वाई आई कैप डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक वेक्टर फील्ड दिया हुआ है जो इस तरह से कुछ डिफाइन है, और ये जो वेक्टर फंक्शन है इसका दो वैल्यू है। एक देखिए ये वैल्यू है ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है, और एक आप देख पा रहे होंगे नीचे वाला वैल्यू है। ठीक है, और दोनों जो वैल्यू है दोस्तों वो दो अलग अलग रीजन के लिए है। एक है दिस इज रीजन 1 एंड दिस इज रीजन 2। ठीक है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लगभग आर नॉट स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू ग्रेटर देन आर नॉट स्क्वायर है। इक्वल का साइन आई थिंक भूल गया हूँ। अब वेयर अल्फ़ा एंड आर नॉट आर कांस्टेंट, जहाँ पे अल्फ़ा एंड आर नॉट क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस पे निकालना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में जो हमें कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है फाइंड द कर्ल ऑफ दिस फील्ड इन बोथ द रीजन्स। ठीक है, आप जो ये वेक्टर फील्ड एफ ऑफ आर देख रहे हैं इसका हमें कर्ल निकालना है इस रीजन 1 में भी और इस रीजन 2 में भी। ठीक है, अगेन आप ये देख सकते हैं कि पार्ट 2 में जो आपको निकालना है फाइंड द लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी एल अलॉन्ग द क्लोज लूप अलॉन्ग द क्लोज सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 आर नॉट एज शोन इन द फिगर। दोस्तों ये एक आर नॉट रेडियस का आप सेमी सर्कुलर पाथ यहाँ पे दिख रहे होंगे इस तरह से, और ये 2 आर नॉट का आप देख पा रहे हैं। तो हमें आर नॉट और 2 आर नॉट दोनों जो सेमी सर्कुलर पाथ है उसमें इस वेक्टर फंक्शन का कर्ल निकालना है। ठीक है, तो चलिए एफ डॉट डी एल पहले निकाल लेते हैं। तो एफ डॉट डी एल करेंगे, चूँकि एक्स वाई प्लेन में हमारा फंक्शन है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है जे कैप और आई कैप यानी एक्स वाई प्लेन में है, तो जो हमारा डी एल वैक्टर होगा दोस्तों कितना होगा, सिर्फ डी एक्स आई कैप प्लस डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप होगा। ठीक है, तो आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए ये वेक्टर एफ का डी एल के साथ दोनों रीजन में, तो देखिए क्या आने वाला है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये माइनस अल्फ़ा आर नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डी एक्स और ये डी वाई, तो ये इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 आर नॉट स्क्वायर, चूँकि रेडियस को हम लोग लिख सकते हैं 2 आर नॉट सेमी सर्कुलर पाथ के लिए लिखना है तो 2 आर नॉट स्क्वायर वाला कंडीशन लगाएंगे। तो एफ डॉट डी एल इक्वल टू देखिए जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था यहाँ पे नीचे और यहाँ वहाँ 2 आर नॉट स्क्वायर लिख दिया हमने, और ये कट छट के देखिए कुछ इतना आ गया। ठीक है, अब हम लोग फिर से पैरामेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट में इसको कन्वर्ट कर देंगे चूँकि सर्कल का केस है। तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा और आर रेडियस अभी 2 आर नॉट सेमी सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस 2 आर नॉट है उस पर अप्लाई करना है, उसके लिए निकालना है। तो r की जगह 2 आर नॉट रेडियस और कॉस थीटा, उसी तरह डी एक्स माइनस 2 आर नॉट साइन थीटा डी थीटा हो गया, चूँकि कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो गया माइनस साइन थीटा और थीटा का हो गया डी थीटा। y का करेंगे तो y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो आर रेडियस अभी रेडियस के जगह 2 आर नॉट लिए हम लोग, क्योंकि अभी का सिचुएशन में रेडियस कितना है 2 आर नॉट, तो y इक्वल टू हो गया 2 आर नॉट साइन थीटा, और डी वाई कितना हो गया दोस्तों हमारा 2 आर नॉट कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको इन सारा जो आप यहाँ देख रहे हैं एक्स डी वाई और ये वाई डी एक्स इसके जगह पे ये सब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, तो देखिए कितना आने वाला है। और लिमिट हो जाएगा 0 से पाई तक, चूँकि थीटा का लिमिट लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थीटा जो है दोस्तों, थीटा हमारा 0 से पाई सेमी सर्कुलर के केस में 180 डिग्री तक वेरी करेगा। यहाँ से अगर लेंगे तो 0 और यहाँ तक आते आते पाई 180 डिग्री, तो 0 से पाई तक लिमिट लेंगे हम लोग, देख सकते हैं आप। और बाकी देखिए सारा वैल्यू रख दिया हमने, और ये जो वैल्यू है दोस्तों इसको सब्स्टिट्यूट जब आप कर लेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो वैल्यू है उसको अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो जस्ट ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वैल्यू है हमारा उसको कैलकुलेट करने के बाद कांस्टेंट को कॉमन ले लीजिए आप,
तो कुछ इस तरह से आ जाएगा 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस 2 अल्फ़ा आर नॉट क्यू 0 से पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो जो नीचे 2 होता है देखिए उसको हमने कॉमन ले लिया, यहाँ भी कॉमन ले लिया और ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा और डी थीटा चूँकि मल्टीप्लाई है तो एक में डी थीटा और एक में कॉस 2 थीटा डी थीटा माइनस बीच में देखिए लिमिट 0 से पाई। यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा तो ये डी थीटा और ये प्लस यहाँ पे ये गलत है दोस्तों, यहाँ पे ये भी कॉस 2 थीटा ही होगा और ये लिमिट है 0 से पाई, इन बीच में इसमें प्लस है। अब देखिए ये हो गया, ये इंटीग्रल सॉल्व करके आ गया पाई माइनस 0 क्योंकि ये लिमिट 0, ये भी चूँकि ये गलत है दोस्तों, ये भी 0 होगा, ठीक है, और ये भी 0 होगा और ये सिर्फ यहाँ से पाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी सॉल्व करके ये सिर्फ पाई आने वाला है, तो ये -1/2 + 1/2 ये ख़त्म है, सिर्फ यहाँ से पाई आएगा। तो देखिए 2 कट चुका है और ये अल्फ़ा आर नॉट क्यू पाई, तो पाई अल्फ़ा आर नॉट क्यू प्लस पाई अल्फ़ा आर नॉट क्यू 2 पाई अल्फ़ा आर नॉट क्यू आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट का जो एक पार्ट था वो हो गया है, ठीक है। हम लोग उसके निकाल चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं इस चीज़ को, F.dl को निकाल चुके हैं। और अब जो हमें निकालना है दोस्तों वो निकालना है कर्ल। तो ये जो रेडियस था ये 2r0 स्क्वायर था दोस्तों, आई थिंक 2r0 का स्क्वायर था वो, और ये वाला r0 का था, ठीक है, रीजन 1 और रीजन 2। तो सेकेंड वाला का निकल गया पार्ट भी। पार्ट ए में हमें कर्ल निकालना है दोस्तों, तो दोनों रीजन के लिए कर्ल निकालना है, एक बार r0 स्क्वायर रीजन के लिए और एक बार यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये सेकेंड वाला जो है उसके लिए ये देख सकते हैं कर्ल ऑफ एफ तो सेकेंड रीजन। तो फर्स्ट वाला के लिए देखिए हमने आई कैप जे कैप के कैप डो बाई डो एक्स डो बाई डो वाई डो बाई डो जेड, और जो वेक्टर है उसका आई कोफिशिएंट है माइनस अल्फ़ा वाई, और जो वाई कोफिशिएंट था वो कितना था अल्फ़ा एक्स, और जो जेड एक्सिस का के का कोफिशिएंट था वो 0 था। अब फिर से वही आप रूल लगा लीजिए, डो बाई डो वाई 0 डो बाई डो जेड ऑफ अल्फ़ा एक्स 0, देन अगेन ये रूल लगा लीजिए डो बाई डो एक्स ऑफ 0 डो बाई डो जेड ऑफ माइनस अल्फ़ा वाई 0, और लास्ट वाला लगा लीजिए डो बाई डो एक्स ऑफ अल्फ़ा एक्स तो अल्फ़ा, और डो बाई डो वाई ऑफ माइनस अल्फ़ा वाई माइनस अल्फ़ा तो अल्फ़ा और माइनस इंटू माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा और ये के कैप। तो फर्स्ट वेक्टर का जो कर्ल है वो कितना है 2 अल्फ़ा के कैप। दोस्तों सेकेंड वाला का अगर आप निकालिएगा तो आप देख सकते हैं कि हमने आई और जे कोफिशिएंट वेक्टर का रख दिया, के कोफिशिएंट 0 है, और बाकी उसी तरह से कर्ल का कंपोनेंट डो बाई डो एक्स डो बाई डो वाई डो बाई डो जेड ले लिया, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर से वही रूल, एक बार इस तरह से ये क्रिस क्रॉस, देन सेकेंड टाइम में ये करके इसका और इसका क्रिस क्रॉस, देन थर्ड टाइम में ये ब्लॉक हो जाएगा पूरा, और इसका डो बाई डो एक्स ऑफ दिस डो वाई बाई डो दिस। तो फर्स्ट और सेकेंड आई और जे जो कंपोनेंट है वो 0 होंगे, और जो हमारा थर्ड जेड कंपोनेंट है दोस्तों उसका कुछ वैल्यू आएगा। देखिए सॉल्व करके काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आ रहा है, तो आशा करता हूँ कि आपको बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आता होगा। उसको देखिए आप जब सॉल्व करते हैं दोस्तों तो कुछ इस तरह से ये 4 टर्म नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, और जब आप इनको भी इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं तो ये कुछ आता है 2 अल्फ़ा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस के साथ में देखिए जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है आपका 2 अल्फ़ा आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर कट गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, और बाकी जो ये टर्म बचा दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे दोनों टर्म क्या है सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों सेम टर्म है दोस्तों उसको जब आप सॉल्व कर लेते हैं और फाइनली जो आपको आंसर मिलता है यहाँ पे, ये जो आंसर मिलता है कट के 0 आ जाता है, ठीक है। तो सेकेंड रीजन में जो फैक्टर फंक्शन एफ था दोस्तों उसका कर्ल कितना रहा है 0 आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।